गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के क्षितिज भाग 2 के पाठ 11 बाल गोविंद भगत के पाठ का ये दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पहले भाग में आप लोगों ने लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी का परिचय जाना और बाल गोविंद भगत जी का परिचय जाना। इस भाग में हम बाल गोविंद भगत जी के संगीत के बारे में जानेंगे, जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से इसका वर्णन किया है। बाल गोविंद भगत जी के जो संगीत है वो सभी को आकर्षित करता था, मोह में बांध देता था। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी भी जो है भगत जी के मधुर गान पर मुग्ध थे और उनका ये संगीत, भगत जी का ये संगीत लेखक को अक्सर हमेशा ही सुनने को मिलता था। क्यों? क्योंकि वो भी जो है भगत जी के ही गांव के थे और इसी वजह से जो है हमेशा उन्हें भगत जी का संगीत सुनाई देता था और वो उससे प्रभावित थे। लेखक जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी भगत जी के संगीत से प्रभावित थे। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी बताते हैं कि भगत जी का संगीत जो है उन्हें हमेशा ही सुनने को मिलता था। भगत जी हमेशा ही कबीरदास जी के पद गाया करते थे। प्रभात के समय, संध्या के समय में और जब वे अपने खेतों में काम करते थे तब भी वे कबीरदास जी के पद गाया करते थे। लेखक ने उस वातावरण का यहाँ पर बहुत ही सुंदर जो है वर्णन किया है कि आषाढ़ के रिमझिम में जब समूचा गांव यानी सारा गांव हल बैल लेकर खेतों में निकल पड़ा है और बच्चे भी जब खेतों में उछल कूद कर रहे हैं और उनके भी कानों में जो है भगत जी का मधुर संगीत जो है सुनाई पड़ रहा है और वो उसमें मस्त होकर झूम रहे हैं। भगत जी के कंठ से निकला संगीत का एक एक शब्द सभी को मोहित कर देता है और लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं। भगत जी भी अपने खेतों में काम कर रहे हैं और जो गांव की औरतें हैं, गांव की जो स्त्रियां हैं, वो अपने परिवार के लिए भोजन लेकर आती हैं और वो भी जो है खेतों के मेड़ पर बैठी हुई है और भगत जी के संगीत के साथ वो भी गुनगुना रही हैं। बाल गोविंद भगत कीचड़ में लिथरे हुए अपने खेतों में धान के पौधों की रोपनी कर रहे हैं। काम और संगीत की ऐसी संयुक्त साधना मिलनी बहुत कठिन है। भगत जी जो है कबीरदास जी को अपना आदर्श मानते थे। कबीरदास जी जुलाहे थे यानी कपड़ा बुनते थे। जब कबीरदास जी कपड़ा बुनते थे तो उस ताने बाने के साथ साथ वो ईश्वर के भजन गाया करते थे, ईश्वर की भक्ति किया करते थे। अपने काम के साथ साथ ईश्वर की भक्ति, कर्म और भक्ति दोनों साथ साथ चलती थी। तो लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी बताते हैं कि काम के साथ साथ संगीत की ऐसी संयुक्त साधना मिलनी बहुत कठिन है। आषाढ़ की रिमझिम फुहार पड़ रही है। भगत जी अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं क्योंकि इस समय खेतों में पानी जम जाता है और इसी वजह से जो है चारों ओर पानी भरा हुआ है, हरियाली है और ऐसे समय में किसान जो है अपने
इस पानी भरे हुए खेतों में धान रोपते हैं। तो भगत जी भी जो है वो यहाँ पर अपने खेतों में धान रोप रहे हैं। सारा वातावरण संगीतमय हो गया। क्यों? क्योंकि भगत जी जो है धान की रोपनी करते करते उनके हाथ जो है अपना कार्य कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनका संगीत भी चल रहा है। तो सारा वातावरण जो है संगीतमय हो उठा है और हल चलाने वालों के पैर भी गीतों के लय ताल के साथ चलने लगे हैं। यहाँ पर लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने ग्रामीण वातावरण का बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है। आषाढ़ के महीने में किसानों का खेतों में काम करने का जो दृश्य होता है वो बड़ा ही मनमोहक होता है और उसके साथ साथ भगत जी का संगीत ये उस वातावरण में और जो है उसे और खूबसूरत बना रहा है और संगीतमय बना रहा है। यहाँ पर बाल गोविंद भगत जी, लेखक जो है बाल गोविंद भगत जी के जो संगीत है वो हर एक मौसम में, हर एक समय में जो उनके संगीत का जो जादू होता है वो किस तरह से सारे वातावरण को में छा जाता है उसका उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। बाल गोविंद भगत प्रत्येक परिस्थिति और प्रत्येक मौसम में कबीर के पदों को अपने मधुर स्वर में सजीव कर देते थे। उनके मधुर गान का ही प्रभाव था कि उमस भरी शाम में भी स्त्री पुरुष अपने घरों से निकलकर उन्हें घेर कर बैठ जाते थे और उनके मधुर भजन का आनंद लेते थे। जब वो गा रहे होते थे तो उनके साथ उनकी भक्त मंडली भी मगन हो नाचने और गाने लगती थी। उनके मधुर गान से सम्मोहित होकर लोग अपने जीवन की हर परेशानी को भूल जाते थे। और लेखक बताते हैं कि भगत जी गाते गाते, भजन गाते गाते एक समय ऐसा आता था कि भगत जी बीच में और उनकी भक्त मंडली उनको चारों ओर से घेर कर भक्ति में लीन होकर नाच गा रही है। भगत जी जो है बीच में अपनी खंजरी लेकर गा रहे हैं और उनके चारों ओर उनकी भक्त मंडली जो है वो गा रही है और नाचते गाते गाते वो इतने मग्न हो जाते थे कि उनको पता ही नहीं चलता था कि कब वो उठकर नाचने लगे हैं। ठीक है। इसके बाद लेखक बताते कि भादों की अंधेरी रात में सारा संसार सो रहा है और भगत जी की खंजरी बज रही है। भादों की अंधेरी रात में दादुरों यानी मेंढकों की टरटर से भी ऊपर, झिंगुरों के झंझनाहट से भी ऊपर भगत जी का संगीत छाया हुआ है। लोगों को भगत जी का संगीत सुनाई दे रहा है क्योंकि भादों के समय में काली अंधेरी रात होती है और ऐसे समय में भी भगत जी संगीत साधना में लीन है। जब सारा संसार सोया हुआ था तब भगत जी का संगीत सभी को जगा देता है। इसके बाद कार्तिक महीने के आते ही भगत जी की प्रभातियां शुरू हो जाती है। प्रातःकाल में ही माघ में दांत खिटखिटाने वाली भोर में भी उनकी उंगलियां खजड़ियों पर आकर जो है बजने लगती है और वो गाते गाते इतने जोश में आ जाते हैं कि उनके मस्तक पर, मतलब इस ठंड में भी जब वो भजन गा रहे होते हैं तो गाते गाते इस ठंड में भी उनके माथे पर जो है पसीना आ जाता है, यानी मस्तक पर जो है श्रम बिंदु चमकने लगते हैं। ठीक है। तो
कार्तिक के महीने में जो है भगत जी की प्रभातियाँ शुरू हो गई है। वे भोर सवेरे उठ जाते और नदी स्नान के लिए गांव से 2 मील दूर जाते। वहां से लौटते और गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे चबूतरे पर बैठ जाते और अपनी खंजरी लेकर भजन गीत गाने लगते। ठीक है। तो इस तरह से हर मौसम, हर ऋतु में भगत जी का संगीत जो है वो कभी बंद नहीं होता। वो हर मौसम में अपने नियम के साथ जो है ईश्वर साधना करते, भजन गाते। उनकी इस भजन साधना में कभी भी कोई समय का बदलाव नहीं होता। वो समय के पूरे पाबंद थे। ठीक है। तो ये थी भगत जी की संगीत साधना। अगला भाग हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।